हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बीपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। और मैं यहां पर आपको यूजीसी में ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाने वाला हूं। यानी मेरा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ठीक है। और मैं जेआरएफ हूं और डॉक्टरेट भी किया हूं। तो आपको ज्योग्राफी की आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि एक कम समय में या एक लिमिटेड टाइम में कैसे ज्योग्राफी को पढ़ा जाए। तो हमारा जो टॉपिक है आपका वो यही है, यूजीसी नेट स्ट्रेटेजी फॉर क्रैकिंग नेट इन ज्योग्राफी। यानी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए ज्योग्राफी में कि ताकि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। देखो, नेट और जेआरएफ में डिफरेंस आपको पता है। ठीक है। तो सब हम लोगों का सबका सपना यही होता है कि हमारा जेआरएफ निकले। ठीक है। और लास्ट की कोशिश तक हम लगे रहते हैं। और कुछ लोगों का नेट हो जाता है, फिर भी वो लोग जेआरएफ के लिए ट्राई करते हैं। तो ये अभी जो दिसंबर 2003 वाला जो पेपर है ना, सो दिसंबर 23 वाला एग्जाम आने वाला है, उसके लिए ऐसा नहीं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। टाइम सफिशेंट है। क्यों, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। स्ट्रेटेजी पे अगर हम बात करें, ठीक है, स्ट्रेटेजी पे अगर हम बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, ठीक है, मैं एक वो पॉइंट आपसे बात करता हूं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपने मास्टर तो किया है, ठीक है, और 55% भी मार्क्स लाए हैं। मेरी बात समझना, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टाइम बचा हुआ है, 2-3 महीने का, या कम से कम दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो मैं इसी पर बात करता हूं कि कम समय में, यानी 2 से 3 महीने में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपके यहाँ बताने वाला था कि आप सब ने जो भी जेआरएफ देने जा रहे हैं, जो भी यूजीसी एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्होंने कम से कम यूजीसी तो किया है। सॉरी, ये एमए तो किया है। एमए किया है, इसका मतलब ये है, मैं ऑफलाइन बच्चों से यही बात करता हूँ कि देखो, आप लोगों को जीरो से शुरू नहीं करना है ना। आपने 12th में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना, एमए किया है, तो सब्जेक्ट आपको मालूम है। यानी यू नो बेसिक सब्जेक्ट, है ना, यू नो अबाउट द बेसिक। यानी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ जीरो से शुरू नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हो ना। आपको सब्जेक्ट अपना जीरो से शुरू नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एमए कर चुके हो। आप एमए कर चुके हो और वो भी 55% से ज्यादा हैं। यानी आप बेटर हो औरों से, आप औरों से बेटर हो। ठीक है। तो आपको जीरो शुरू नहीं करना है। तो इसलिए आपके लिए 2 से 3 महीने कम नहीं है ना, कम नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा। और तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, तो सबसे पहले मैं बात करूं आपको, होता क्या है, ज्यादातर लोग पहले तो हम एक सिलेबस को समझ लेते हैं कि सिलेबस में हमारे क्या है। यूजीसी में ज्यादातर लोगों को पता होगा। देखो, हमारे यूजीसी में 2 पेपर आते हैं। ठीक है। 2 पेपर हैं। कौन कौन से? एक तो पेपर 1 है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है। दूसरा हमारा ऑप्शनल का है। ठीक है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 2 यानी जो ऑप्शनल का है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। अब टोटल ये होता है 300 नंबर का। ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। और मैं आपको, देखो, यहाँ पे ये चीज नहीं बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जाता है, कितने पे हो सकता है। हम तो ये कह रहे हैं आपको मैक्सिमम करना है ना। होता क्या है, जब आप तैयारी शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले आप यही करते हो कि यार कितने में हो जाएगा, है ना, 90 में हो जाएगा कि 100 में हो जाएगा या 110 में हो जाएगा। यार इसके चक्कर मत रहिए। आप अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना। आप पूरा अच्छे से सिलेबस कवर कीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ काम यही खत्म नहीं होता है कि आपने भाई जेआरएफ जैसे तैसे कर लिया, है ना, कट ऑफ लेकर आगे आगे भी आपको डॉक्टरेट पीएचडी करना है ना। देखो, जो लोग जेआरएफ करते हैं, नेट करते हैं, यूजीसी के एग्जाम देते हैं, उनके 2 ही टारगेट लाइफ में होते हैं, है ना, जो मेन। बाकी तो बहुत कुछ हो सकता है डॉक्टरेट बनने के बाद। डॉक्टर बनने के बाद एक तो पहला टारगेट ये होता है कि भैया हम पीएचडी करेंगे। दूसरा टारगेट होता है डिग्री कॉलेज में पढ़ाएंगे। अब मेरा मेन पॉइंट समझिए, अगर आप पीएचडी करते हो तो वहां भी आपको नॉलेज की जरूरत होगी। तो आपको यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ टच नहीं करना है।
है ना, आपको मैक्सिमम पढ़ना है, मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, तो देन यू विल डू पीएचडी, देन देयर ऑल्सो नीड नॉलेज. If you go to teach any particular college, then there also need knowledge. So without knowledge, you can't do anything in your life. तो कभी भी एग्जाम ऐसे पास नहीं करना है कि चलो यार जैसे तैसे खिंच के हम लोग ले आते हैं, कट ऑफ तक तो पहुंच ही जाएंगे. आपको नो ऑल एस्पेक्ट्स, एक बात ध्यान रखना है, नो ऑल एस्पेक्ट्स या नो ऑल नो मैक्सिमम. एक बात ध्यान रखना, नो मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा सीखना है यार. लर्न कितना कर सकते हो, लर्न मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा सीखो यार. क्या फर्क पड़ता है, पेट थोड़ी खराब हो जाएगा भाई, ज्यादा खा लिया पेट खराब हो जाएगा, तो खराब हो जाएगी, नहीं, ज्यादा से ज्यादा सीखना है. मेरा कहने का मतलब है चाहे आप इसमें भले कर सकते हो क्योंकि ये अलग अलग चीज है, लेकिन ऑप्शनल में नहीं कर सकते हो. और हम तो ये कहते हैं कि आप इनमें, हाँ ठीक है, ओके, आप इनमें दोनों में मत कीजिए, ठीक है, आप दोनों में मैक्सिमम नंबर लाइए. क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, हॉस्टल, आपको पता है जब आप एग्जाम दोगे या पीएचडी करते हो या और भी कोई एग्जाम दोगे, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च, दो बातें याद रखना है. एक होता है रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथड कह सकते हैं, टीचिंग मेथड या टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके. उसके बाद रिसर्च, है ना, रिसर्च. ये दो चीजें आपको बहुत जरूरी हैं. इसीलिए आपने देखा होगा जो फर्स्ट पेपर है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से और रिसर्च से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. पत मालूम है क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है कि यू आर गोइंग टू बी ए टीचर इन डिग्री कॉलेज, you are going to be a professor, then you have no knowledge about how to teach, then what is the use of your knowledge? क्या है नॉलेज, कोई मतलब नहीं है ना यार. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है, बट वो क्या है, उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह, उनसे अच्छा इकोनॉमिक्स कौन जानता होगा उस समय, क्या एक आम स्टूडेंट उनसे सीख सकता था, कुछ नहीं, क्योंकि वो नॉलेज बहुत था उनको. लेकिन उनके लेवल तक पहुंचने के लिए हमारा भी एक लेवल होना चाहिए था. तो जरूरी ये है कि आप जो नॉलेज रखते हैं, इफ यू नो, देन यू शुड नो ऑल्सो हाउ टू डिलीवर. बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके पास बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कितने फेमस और पॉपुलर और सक्सेस जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं. आपने देखा होगा चैनलों पे, जिनको कुछ मतलब बहुत साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, अपनी चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लोग उनकी बात को सुनते हैं, ट्रस्ट करते हैं. तो क्या है कि हाउ टू डिलीवर, हाउ टू टीच, है ना, व्हाट शुड इन रिसर्च, रिसर्च कैसे किया जाता है कि सब्जेक्ट पे. जब आप पीएचडी करोगे तो रिसर्च करना होता है. रिसर्च का मतलब क्या होता है, जो चीज है उसमें कुछ नया देना. जैसे मान लीजिए कि एक हमारा टॉपिक था वाटर शेड, वाटर शेड में, वाटर शेड टॉपिक है, तो वाटर शेड का मतलब होता है कि कैसे वाटर की सप्लाई को रेगुलर किया, कंटिन्यू किया जाए. तो आप उस पर रिसर्च कर रहे हो. तो कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसपे पहले से लोगों ने किया है काम, है ना, जैसे हाउ टू कंजर्व इन्वायरमेंट, है ना, हाउ टू कंजर्व इकोसिस्टम, तो आप इस पे रिसर्च करोगे. तो रिसर्च का मतलब कुछ न्यू आइडिया दोगे ना यार, कुछ न्यू आइडिया दोगे, यही तो रिसर्च है. तो आप ध्यान रखना है कि आपके फर्स्ट पेपर में रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी टीचिंग मेथड से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और ये आपके आने वाले टीचिंग लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूजफुल होंगे. बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलना जानते हैं, बोलते हैं,
ठीक है, भले नॉलेज कम है लेकिन लोग उनको सुनते हैं। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ गए। तो इस पेपर को आप इग्नोर मत कीजिए, और स्पेशली इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथड और रिसर्च वाले पोर्शन को, ये आपके आगे डॉक्टरेट करेंगे तो वहां पे काम आएगा। चलिए अब देखते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, है ना। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई भी एग्जाम, जब भी हम एग्जाम, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, कोई भी हम, है ना, कोई भी एग्जाम होता है उसका हम फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर हमने फॉर्म भरा, सपोज करो यूपीएससी का, है ना, या हमने फॉर्म भरा एसएससी का, या हमने फॉर्म भरा पुलिस का, है ना, या हमने फॉर्म भरा सपोज करो यूजीसी का, है ना, या हमने फॉर्म भरा आरपीएससी का, या कोई भी आपने फॉर्म भरा, ये जितने सारे आप एग्जाम देते हो, फॉर्म भरते हो, तो ये सारे एग्जाम का एक अपना एलिजिबिलिटी और अपना सिलेबस होता है। दो चीजें क्या होता है, दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक तो एलिजिबिलिटी और दूसरा सिलेबस। ठीक है, दो चीजें होती हैं। जितने भी हम एग्जाम देते हैं अब तक, जितने भी छोटे छोटे एग्जाम हो, उसकी एक एलिजिबिलिटी होती है, एज क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी का मतलब है एक तो एज क्राइटेरिया, है ना, दो चीजें आती है ना इसमें यार, एक तो आता है एज क्या होगा, और दूसरा आता है इसमें आपकी एजुकेशन क्या होगा, एजुकेशन क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी में दो चीजें आती हैं, एज क्राइटेरिया एंड एजुकेशन। इसको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत वेरी केयरफुली। आपको मैं वो बातें बता रहा हूं जो वास्तव में एग्जाम के लिए जरूरी हैं। सारी देखो क्या होता है ना कि व्हाट नीड टू स्टडी, व्हाट शुड बी रीड, है ना, व्हाट विल बी अवर स्टडी मटेरियल, दैट इज द मेन पॉइंट। तो हमने कहा कि कोई एग्जाम, यूपीएससी दें, एसएससी दें, पुलिस का दें, यूजीसी दें, आरपीएससी दें, पीसीएस दें, किसी का भी एग्जाम दें, दे हैव टू थिंग्स, फर्स्ट एलिजिबिलिटी एंड सेकंड सिलेबस। एलिजिबिलिटी में क्या आता है, एलिजिबिलिटी में आती है एज। जैसे मान लो यूपीएससी की 21 ईयर एज है ना, किसी एग्जाम की एज होती है 18 ईयर, तो एज। दूसरा आता है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है जैसे मान लीजिए यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं आप, सिविल सर्विस का फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए बीए यानी स्नातक होना जरूरी है, ऑनर्स होना जरूरी है यूपीएससी के लिए। वहीं यूजीसी के लिए मास्टर डिग्री यानी एमए होना जरूरी है, 55% मार्क्स थे। हम नॉर्मल की बात करते हैं, कैटेगरी अलग पॉइंट है, हम नॉर्मल की बात करते हैं, तो 55% और एमए होना जरूरी है। ये एक एलिजिबिलिटी है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होगे यार इससे क्या लेना देना है, आप इतनी बातें कर रहे हो, है ना, इससे कुछ हमारा लेना देना है? अरे भाई बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एग्जाम की एज 21 ईयर है, इसका मतलब है द एग्जामिनर वांट, है ना, मैच्योरिटी 21 ईयर मिनिमम। उसको 21 ईयर में जो कैंडिडेट में होना चाहिए, दे मे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देयर, दे मे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देयर, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना, जो 21 साल की उम्र में होने चाहिए एक व्यक्ति के अंदर गुण, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस एज में, उस एज तक आते आते किन चीजों का अनुभव, किन बातों का एक्सपीरियंस हो सकता है या होना चाहिए, या किस कौन कौन सी बातें इसको पता होनी चाहिए, तो ये चीजें उस एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि यार जो पेपर था ना वो आउट ऑफ सिलेबस आया। कभी सुना है आपने? ये तो कहीं किताब में है नहीं, ये तो बुक्स में है नहीं, ये तो नोट्स में है नहीं, ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, कहाँ से आ गया? तो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं होते हैं, लेकिन जो उनकी एलिजिबिलिटी है उसकी क्राइटेरिया में आते हैं। दिस, ये हो गई एज की बात।
अब हम बात करते हैं एजुकेशन पे। मान लीजिए कि अगर यूपीएससी बीए तक का एग्जाम लेता है, सपोज करो बीए पास कराता है, यूपीएससी की बात करें, और तो इसका मतलब क्या है कि यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो बीए लेवल से नीचे के ही आएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बीए के सिलेबस तक में ना हो और वो एमए में हो, वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। इसी तरह से हमारे यहाँ पे एमए दिया हुआ है, एमए मास्टर डिग्री दी हुई है ना, एमए या एमएससी। तो इसका मतलब क्या है कि एमए तक का सिलेबस यानी क्लास 1 से लेकर एमए तक का या एमएससी तक का कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं, क्लास 1 से लेकर एमए तक का। और वो थोड़ा एडवांस चाहते हैं, दे नीड एडवांस। एडवांस मीन दे नीड 55% मार्क्स इन एमए या एमएससी। वो 45 वाले को ले ही नहीं रहे हैं यार, तुम जाओ कहीं भी घूमो, वो 35 वाले को नहीं ले रहे हैं, वो उन्हीं को बुला रहे हैं जिनके मार्क्स 55% से ज्यादा हैं, उनको बुला रहे हैं। और जो एमए पास किए हुए हैं, है ना, बीए पास, उनको नहीं बुला रहे हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो, दे नीड एक्स्ट्रा नॉलेज, दे नीड एडवांस नॉलेज, इसीलिए वो मास्टर डिग्री ले रहे हैं, इसीलिए वो 55% मार्क्स ले रहे हैं। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि एग्जामिनर एलिजिबिलिटी हमें जब तैयारी करें तो हम ये देखें जिस एग्जाम हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी योग्यता क्या है। ठीक है, एज भी देखें और उसका एजुकेशन भी देखें। अब मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास है, तो हमें क्या जरूरत है बीए का सिलेबस करने की? नहीं आएगा भाई, कभी नहीं आएगा, है ना। जिसकी एलिजिबिलिटी बीए तक है वो हम एमए क्यों करें, नहीं आएगा। सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है। हमें एग्जाम जो हम फॉर्म भरा है, हमने जो हमने एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी क्या एलिजिबिलिटी है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा सिलेबस एक लिमिटेड फॉर्म में हो पाएगा, तभी हम एक सिलेबस को बाउंड्री बना पाएंगे। जब हम बाउंड्री बना पाएंगे तो हम इजीली सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे, इजीली हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सिलेबस को। हाँ, अब देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। अच्छा, ज्योग्राफी में ना जैसे सिलेबस जो है वो 10 यूनिट वाला है ना, 10 यूनिट है इसमें। आप देख रहे हो फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, ये 10 यूनिट है और 10 यूनिट से 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 10 यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं? 100, यानी 10 यूनिट है, 10 से 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स होते हैं? 200 मार्क्स के, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम एक एवरेज लगाएं तो हमें सोचें यार ये हो सकता है कि एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे इंडियन ज्योग्राफी है ना, इससे नंबर 5 से 7 ही आते हैं, बहुत कम आते हैं, इससे नंबर कम आते हैं, इससे नंबर थोड़े से कम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। क्यों क्यों कम आते हैं वो भी समझ लीजिए आप, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो स्पेशली ज्योग्राफी के लिए है। ज्योग्राफी का मतलब है जो ये पोर्शन है ना आपका, ये ज्योग्राफिक थॉट्स एंड ज्योग्राफिकल टेक्निक्स एंड ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये मेन पॉइंट है इसमें। देखो समझिए बात को, ये ज्योग्राफिकल थॉट्स ये आपका मेन पॉइंट है। दूसरा है हाँ, ज्योग्राफिकल टेक्निक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के। देखो क्या होता है, हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी होती है शुरू से, है ना, ऑलरेडी दैट इज पार्ट ऑफ आवर स्टडी। एंड क्लाइमेटोलॉजी ऑल्सो वी हैव स्टडी, जलवायु भी हमने पढ़ी होती है, ओशनोग्राफी भी, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट भी पॉपुलर। बट ये जो यूनिट 4 एंड 3 है, ये यूनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये आपको कहीं भी इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू देने जाएंगे वहां भी आपको काम आएगा। और आगे आप अगर कभी भी फ्यूचर में
एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद कॉलेज में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो इससे ये काम आएगा आपके। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका सिलेबस की बात कर रही कि हमने कि कौन सी यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जियोमॉर्फोलॉजी है पहला यूनिट। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको समझ लीजिए। पहला टॉपिक है, उसमें है जियोमॉर्फोलॉजी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। दूसरा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक, फिर एक्सोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक, डेनुडेशन। कुछ ऐसे ही टॉपिक है, यानी जो हमने सिलेबस दिया है, जो जो सिलेबस हमें यूजीसी ने प्रोवाइड किया है, उसमें सारी चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का मेन पार्ट है। दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में जो भी हमें सिलेबस दिया है उसको हम करेंगे। ठीक है, फिर ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी भी करेंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये हमें जितना भी सिलेबस हमारा है ना, वो सब मास्टर डिग्री तक लेके जाना है, यानी एमए तक हमें लेकर जाना है। उसके बाद है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ये वो एनवायरनमेंट नहीं है जो हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो नहीं है। ये एनवायरनमेंट कुछ रिसर्च लेवल का है। ठीक है, ज्योग्राफिक इन्वायरमेंटल साइंस नहीं है, इन्वायरमेंट स्टडी नहीं है, इसमें क्या दिया हुआ है, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। ये भी हम लोग अब यहां से, आप देखो यहां से शुरू हो गया है ह्यूमन ज्योग्राफी, यहां से है ना, ये ह्यूमन ज्योग्राफी यहां से शुरू हो गया है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, उसके बाद है कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। और उसके बाद आता है ज्योग्राफिक थॉट्स। अच्छा, ज्योग्राफिक थॉट्स का मतलब होता है कि जिन लोगों ने ज्योग्राफी में कुछ कह सकते हैं ना रोल प्ले किया है डेवलपमेंट में, जिन लोगों का ज्योग्राफी को बढ़ाने में एक योगदान है, जिन लोगों ने ज्योग्राफी के लिए एक सहयोग किया है कि ज्योग्राफी को आगे बढ़ाया जाए, जैसे मान लीजिए डेविस साहब हैं, है ना, विलियम मॉरिस डेविस इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जैसे कोपेन साहब हैं, इज नोन एज अ फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। थॉर्नबेट हैं, मार्क्स हैं, पेंक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों ने ज्योग्राफी में रिसर्च किया है, ज्योग्राफी में थ्योरी दी है। उन लोगों के थॉट्स या कॉन्सेप्ट्स या थ्योरी यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारे जिनको हम कहते हैं सिंपली मॉडल्स, क्या क्या मॉडल दिए हैं अबाउट ज्योग्राफी। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर का मॉडल है वॉन थेनिन का, है ना, बेबर का मॉडल है, ये सब है। उसके बाद है ज्योग्राफिकल टेक्निक, ये इसमें पूरी तरह से जो टीचिंग मेथड है उस पर बात होगी। फिर बात आती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल की। ठीक है, भारत की भूगोल की बात है, इसमें क्या है, हम कंप्लीट ज्योग्राफी को समझेंगे, कंप्लीट ज्योग्राफी को, पूरा का पूरा ज्योग्राफी। और सच मानिए तो जितना बड़ा पार्ट ये है ना, उतना ही बड़ा ये है, लेकिन ये एक यूनिट में दे दिया है, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं है। कोई भी अगर आप और एग्जाम देते हो ना, तो इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप जीएस भी दे रहे हो, जीएस के एग्जाम भी, जीएस का पेपर भी दे रहे हो, जैसे कोई यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे है, या कोई भी एग्जाम दोगे, तो आपको अगर जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 15 में से 10 या 12 क्वेश्चन होंगे इंडियन ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से 10 या 12 क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी जो है, बाकी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे ये से। मैं आपको फिर बता दूं, कभी आपके माइंड में आए कि व्हाई ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हैज अ मिनिमम शेयर इन यूजीसी। रीजन इज यूजीसी इज एग्जाम ऑफ रिसर्च ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, हाउ टू टीच। तो इसलिए ज़्यादा पोर्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ज़्यादा पोर्शन फिजिकल ज्योग्राफी है, ज़्यादा पोर्शन टीचिंग एप्टीट्यूड का है, एक बहुत बड़ा पोर्शन रिसर्च थॉट्स का है, जो हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट को
ऑर्गेनाइज करने के लिए, सब्जेक्ट को रन कराने के लिए। तो इसलिए इसमें इंडियन ज्योग्राफी का जो शेयर है वो कम है, ठीक है। इसलिए चलिए अब हम हम्म अब हम बात करते हैं कि इसमें अब आप लोगों को एक मन में डाउट होगा कि सर ये तो हमने समझ लिया, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है आपको, है ना, हाउ टू स्टार्ट ऑफ स्टडी, है ना, हमें स्टडी को कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले पॉइंट है, आपको जितना भी सिलेबस है ना, सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले वॉच वेरी केयरफुली, वॉच सिलेबस वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सिलेबस को देखना है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, वॉच PYQ, PYQ, PYQ को बहुत अच्छे से समझना है। PYQ देखो, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सके उनको देखना है, क्योंकि आप समझ पाओगे कि PYQ से आप तब जाके समझ पाओगे कि जैसे मान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक है ना, प्लेट टेक्टोनिक है, और प्लेट टेक्टोनिक से कैसा क्वेश्चन आता है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा PYQ से, है ना, ये PYQ से पता चलेगा कि प्लेट टेक्टोनिक से क्वेश्चन कैसे आता है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, सिलेबस को देखना है अच्छे से। ये आप सबसे सिलेबस ये दिखा दिया ना, ये जो सिलेबस है ना इसमें सिर्फ पॉइंट है, इसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है, पूरी ये यूनिट है, पूरी ये यूनिट है। बस हमने हेडिंग को लिया है, यहाँ पे यूनिट 1 में जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। PYQ, PYQ के बाद क्या करना है आपको, PYQ के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, स्टडी, है ना, सिलेबस स्टडी। अब देखो सिलेबस स्टडी जो है वो दो तरीके से हो सकती है। आप कोचिंग का सपोर्ट लें, आप वीडियो क्लासेस का सपोर्ट लें, आप सीनियर का सपोर्ट लें, आप बुक्स का सपोर्ट लें, आप नोट्स का सपोर्ट लें, जिसका भी सपोर्ट लें। तो सिलेबस को देख, सिलेबस का क्या करें, स्टडी करें। कैसे कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सीनियर से समझ सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सुइटेबल लगे वो आप कर सकते हो। बट मेरा सिर्फ कहने का पर्पस ये है कि स्टडी ओनली रिलेटेड सिलेबस, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। बस ये सीधी सी मेरी एक आपसे गुजारिश है कि जो भी पढ़ें कि वो पढ़ें जो सिलेबस में है। देखो पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी कोचिंग में जाएं, वहाँ पे आपको मतलब 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फीस दें तभी पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास में जो भी है ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी भी सुविधाएं हैं। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि कोचिंग में और सेल्फ स्टडी में फ़र्क क्या होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या है, बस कोचिंग और सेल्फ स्टडी में फ़र्क ये होता है कि जो चीज़ आप कोचिंग में, जो चीज़ आप खुद से 15 दिन में समझोगे ना, 15 दिन में, वो कोचिंग वाले आपको 3 दिन में समझा देंगे। बस ये है, जो चीज़ खुद से आप 15 डेज आपको लगेंगे समझने में, उसको हम लोग, क्योंकि हम लोगों के हैबिट में है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना तो हमें मालूम है कि मानसून से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हमें मालूम है कि वेबर से क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमें मालूम है कि इन्वायरमेंट से कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये कहना कि सेल्फ स्टडी इज द बेटर स्टडी, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। एक गुरु हमेशा गुरु होता है, क्योंकि वो गुरु के सामने से वो चीज़ें 1000 बार गुजर चुकी होती हैं, तो उसको पता है कि हाउ टू डिलीवर,
उसको मालूम है कि आप कैसे सीखोगे, उसको ये मालूम है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो हम ये नहीं कहते कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है। कम समय में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि हमारी पूरी टीम है, हम सब लोग मिलकर उस पे काम करते हैं और उसको रिसर्च करते हैं कि जो अगर बीच में कोई पैटर्न चेंज होता है, कोई पैटर्न बीच में चेंज होता है, तो उसको भी फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से फिर खुद का स्टडी मटेरियल डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मतलब किसी लेवल पे हो, हमने कहते यूजीसी की बात करें, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, इसके लिए अगर आप अच्छी कोचिंग, अच्छा गाइडेंस लेते हैं, तो आपको सफलता बहुत जल्दी, आसानी से और तुरंत मिल जाती है। ठीक है, एक ये बात आप समझ लीजिए। कुछ लोग टॉपर्स आते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं नो नीड कोचिंग, ऐसा नहीं है। उनसे पूछो क्या तुमने किताबें नहीं पढ़ी, उनसे पूछो क्या तुमने कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, क्या तुमने कभी किसी से सजेस्ट नहीं लिया, क्या तुमने कभी किसी का वीडियो नहीं देखा। सब देखा, सब करते हैं, बट वहां जाके 30 मार्का बनते हैं कि नहीं हमने तो सब कुछ, हमें तो हम तो अभिमन्यु थे, हमें ज्ञान की प्राप्ति जन्म से थी, हम तो आए ही थे आईएएस बनने के लिए, है ना, डॉक्टरेट जेआरएफ बनने के लिए। ऐसा नहीं होता है। देखो, हम सब लोग जब पैदा होते हैं तो जीरो होते हैं। बस ये है कि कुछ लोगों में क्या होता है, कुछ बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और किसी किसी में थोड़ी सी कम होती है। और ये जो कमी है ना लर्निंग में, इसको प्रैक्टिस से दूर किया जा सकता है। एक बात ये बता दें, कोई ये नहीं है, अगर कोई बच्चा समझने में थोड़ी देरी लगाता है, या कोई बच्चा डल है, या कोई बच्चा धीरे स्लो समझता है, तो वो हमेशा ही स्लो रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस से उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करके वो बच्चा भी उसी स्पीड से सीखेगा जो बाकी बच्चे सीखते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो बच्चा बचपन में स्लो था वो भविष्य में भी स्लो होगा। ठीक, ऐसी कोई फिक्स लाइन नहीं है। तो हमने क्या बोला कि स्टार्ट ऑफ स्टडी कैसे करें, सिलेबस को समझें, PYQ करें और स्टडी करें सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद स्टडी के बाद आप अपने नोट्स बनाएं, है ना, नोट्स। ये जो सेल्फ नोट्स है ना, ये बेस्ट होते हैं। इनका तो कोई अल्टरनेट नहीं है, ये बात याद रखना। इन इन ऑप्शंस का, इन नोट्स का कोई अल्टरनेट नहीं है। होता क्या है, जब आप सेल्फ नोट्स बनाते हो ना, तो आप जितने भी क्लास करते हो उसका मटेरियल होता है, आप जो MCQs करते हो उसका मटेरियल होता है, आपके मन में जो आता है, आप जो स्टडी करते हो बुक से, वो होता है। तो कभी भी सेल्फ नोट्स से बेटर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या बातें की अभी तक। हाँ, हमने कहा कि देखो भैया, सिलेबस को पहले समझो कि सिलेबस क्या है। फिर हमने कहा सिलेबस के बाद PYQ पे जाओ। PYQ के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक से कौन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर सिलेबस का स्टडी करो, है ना, स्टडी सिलेबस। सिलेबस, अब मान लीजिए आपको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इससे 5 से 7 ही। तो अगर आप इस पे सारा टाइम लगा दोगे तो क्या मतलब है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि मैंने क्या बोला, PYQ पहले बताया ना। PYQ जब आप करोगे तभी समझ पाओगे ना कि इंडियन ज्योग्राफी से या किसी भी पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपको मालूम है कि इंडियन ज्योग्राफी से 5 या 7 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यार क्यों उस पर मत्थापच्ची करना है, कम करना है ना, बाकी सिलेबस को देना है। ठीक है, तो सिलेबस का स्टडी करो और सेल्फ नोट्स बनाओ, खुद के अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद हाँ, ठीक, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आपको स्टडी मटेरियल कौन कौन सा फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी बातें होंगी, लोग सोचते होंगे कि सर कैसे क्या करें क्या नहीं करें, है ना, बहुत से लोग हैं।
देखो मैं आपको बता दूं, स्टडी मटेरियल अगर हम बात करें, ठीक है, स्टडी मटेरियल, तो सबसे पहले जो बेसिक से हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिसंबर का एग्जाम नहीं देना है, जून का देना है, या फिर आपके पास टाइम है, तो सबसे पहले आपको फोर्थ क्लास, हालांकि लोग बताते नहीं है फोर्थ क्लास से, फोर्थ क्लास टू, है ना, फोर्थ क्लास टू ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी सबसे पहले ये कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। क्या? फोर्थ क्लास में भी ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है एनसीईआरटी में। अगर आप चाहें तो तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स है ना, वो भी आप पढ़ सकते हो। TNB, तमिलनाडु बोर्ड्स बुक्स, TNBB, तमिलनाडु बोर्ड्स बुक्स ज्योग्राफी की हैं, वो भी आप कर सकते हो। इजी है, इंग्लिश बहुत इजी है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, एनसीईआरटी फोर्थ क्लास टू ट्वेल्थ क्लास, ये मस्ट है ना, ये मस्ट है। उसके बाद आपको जो भी किताबें आपने पढ़ी हैं, जैसे मान लीजिए हम सब जानते हैं यार सविंदर सिंह, एक बेसिक बुक है, बिल्कुल ले लीजिए, है ना, सविंदर सिंह, सविंदर सिंह, यानी एक एक कोई भी टेक्स्ट बुक, एक एक, है ना, एक एक आप सभी की टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए कम से कम, एक एक। इंडियन ज्योग्राफी के एक ले लीजिए, है ना, जैसे इंडियन ज्योग्राफी में किसका है, आपने माजी हुसैन सर का पढ़ा होगा, अच्छी बुक है। आपने DR खुल्लर का पढ़ा होगा, वो भी ठीक है ना। सभी ने बिल्कुल ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन इतना जरूर मैं बात करता हूं कि इंडियन ज्योग्राफी पे 6 किताबें लेने की जरूरत नहीं है। एक कोई बुक्स कोई भी ले लीजिए, किसी भी राइटर का, RC तिवारी हिंदी मीडियम में है, खुल्लर साहब की है, माजी हुसैन सर हैं, और भी किसी की हो सकती है, तो एक बुक कोई सी आप ले सकते हो। एनसीईआरटी 4th to 12th करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक एक किसी राइटर की बुक, चाहे वो सविंदर सिंह हो, चाहे वो और DS लाल इन्वायरमेंट उसमें क्लाइमेटोलॉजी में हो, और पॉपुलेशन सेटलमेंट में चांदना सर हूँ, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी में माजी हुसैन सर हूँ, जो भी हों, एक एक बुक्स आप ले लीजिए। मैं किसी राइटर को रेफर नहीं करता हूँ, सभी अच्छे हैं, सभी बहुत महान हैं, हमने सबने उनसे सीखा है, पढ़ा है, तो एक एक बुक आप ले लीजिए, सभी अच्छा लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप जो आप लोग एक चीज था, ज्योग्राफी के UGC में न्यूज का भी बहुत बड़ा रोल है, न्यूज का, न्यूज़पेपर का। बोलोगे यार न्यूज़पेपर तो कोई नहीं बताता UGC में, कौन बताता है? बिल्कुल, 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो न्यूज़पेपर में इवेंट रहते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जोशीमठ की बात थी, जोशीमठ पे हुआ ना, जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ ना, तो क्वेश्चन वो हिमालय से या उत्तराखंड से या लैंडस्लाइड से या अर्थक्वेक से या फिर यूरेशियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से पूछ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर का मतलब है जो इवेंट ज्योग्राफी रिलेटेड हैं, ध्यान समझिएगा, जो इवेंट ज्योग्राफी रिलेटेड है उनसे वो बेसिक पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई नई कैनाल बनी, या कहीं किसी एरिया में वॉल्केनिज्म हुआ, या किसी एरिया में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक, जैसे मान लीजिए अभी आया था सीरिया में अर्थक्वेक आया ना, तो सीरिया के आसपास की ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है। तो मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बार सुना है स्टेटमेंट, बता रहा हूं, आपने सुना होगा कि जो चर्चे में है वही पर्चे में है। मतलब जो न्यूज में है उसका बेसिक वो कभी कभी पूछ लेते हैं। तो न्यूज पर भी ध्यान बनाए रखिए कि कौन सा ऐसा इवेंट हुआ है दुनिया में या हो रहा है,
उससे रिलेटेड बेसिक ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। तीसरा, इसके बाद जो पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आता है मैप। मैप स्टडी। यार ये मैप स्टडी ना बहुत जरूरी है, वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी, है ना। ये बहुत जरूरी है, मैप स्टडी इंडिया का और वर्ल्ड का, ये दोनों का बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब जैसे अभी 2013 में मैं पेपर देख रहा था, उसमें था कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है या कौन सा ऐसा कंट्री है जिनमें मैक्सिमम पेनिनसुला है ना, पेनिनसुला मैक्सिमम है। तो वो कुछ भी पूछ सकता है शेप से। बाकी मैप का क्या यूज़ है, इसको मैं अगले क्लास में ज़रूर बताऊंगा। मैप का यूज़ आप इसी से समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए ये मैप है, ठीक है, मैप का यूज़ देखो क्या है। जैसे ये मैप है, इसमें हम आपको ऑप्शन देते हैं, चलिए हमने आपको ऑप्शन दिया ए, ठीक है, हमने आपको दिया यहाँ पर बी, फिर हमने दिया यहाँ पर आपको सी, ठीक है, फिर हमने आपको यहाँ पर दिया डी। अब देखो ए, बी, सी और डी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें से कौन सा एरिया है जहां सबसे ज्यादा वीट वीट कल्टीवेशन होता है ना, वीट कल्टीवेशन होता है सबसे ज्यादा। ए में होगा, डी में होगा, बी में होगा या फिर सी में होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर है। यहाँ पर भी नहीं होंगे, हाँ यहाँ पर होता तो अलग बात थी, यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ और यहाँ की बात है, आपको पता है ये वो एरिया मरले डार्लिंग वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा गेहूं या वीट इसी एरिया में होंगे। तो अगर आपको मैप पता है तो आप बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत कुछ, है ना, बहुत कुछ। मान लीजिए इसे पूछा जाए, इन्हीं रीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, ऐसे दे दिया ए बी सी डी मैप में, और पूछा कि इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस एरिया में है, तो सीधे बता दोगे यार कहां पर है, किस एरिया में है, बी में है। यही एरिया है ना केरला में, कि यहां से ज्यादा यहाँ है। अगर पूछेगा सबसे कम डेंसिटी कहां पर है, तो सबसे कम डेंसिटी इस एरिया में है, यहां पर है, इस एरिया में है। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग टॉपिक करेंगे शुरू अपना। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसी की सब तैयारी कीजिए। और डेली हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे क्लास आपको, और हम एक डेली 3 क्लास देंगे। 2 क्लास ज्योग्राफी ऑप्शनल की रहेंगी और 1 क्लास ज्योग्राफी ऑप्शनल के एमसीक्यू की रहेगी। डेली हम 20 या 25 क्वेश्चन डेली आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो हम 2 क्लास डेली सिलेबस से देंगे, और 1 क्लास डेली हम एमसीक्यू की देंगे। ये जो है आपको मिलेगा, खासकर वीक में कम से कम 6 क्लास हमारी होगी। ठीक है, कम से कम हमारी वीक में 6 क्लास होगी, उसमें से करंट एमसीक्यू क्लास रहेगी और वीडियो भी रहेगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।